तो बात करेंगे आज के वीडियो में वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव का क्या इक्वेशन होता है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जो बहुत सारे छात्रों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। और उसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन भी डिराइव करेंगे और उसके साथ साथ एक टॉपिक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी पढ़ेंगे आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। इस बात का मैं गारंटी लेता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद वेव्स सबके बारे में। तो चलिए वेव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वेव क्या है? जो वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है एक मीडियम में, जो कैरी करता है एनर्जी को एक से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम या पार्टिकल, या फिर आप मैटर कह सकते हो। इसको बिना एक्चुअल मूवमेंट किए हुए पार्टिकल को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। मैं समझाऊंगा उसे। जैसे मान लो आपको एक रिवर का केस दिख रहा होगा, वैसे मैं इस डायग्राम में भी दिखा रहा हूं और आपको एक पिक्चर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें देखो क्या हो रहा है। जब हम पानी में कंकर गिरा रहे हैं तो क्रेस्ट और ट्रफ के थ्रू क्या कर रहा है? वेव एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। ये देखो ऐसे करके ये क्या हो रहा है? ये डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पार्टिकल का किसी भी प्रकार का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली में पार्टिकल अपने एक्सेस पे क्या करता है? मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मतलब अप एंड डाउन करता है। और यहाँ पे डिस्प्लेस क्या हो रहा है? हमारा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है क्रेस्ट और ट्रफ के माध्यम से। यही बात हमारा वेव का डेफिनेशन कहता है। वेव को समझने के लिए हम एक सर्टेन सिचुएशन मान लेते हैं। वैसे आपको ये रिवर वाले केस से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक सर्टेन सिचुएशन मान लेते हैं जिसमें आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये 5 लोग हैं। ये 5 लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स स्टैंडिंग ऑन अ रो, जो कि एक रो में खड़े हैं। ऑल ऑफ देम वाज होल्डिंग ईच अदर थ्रू देयर शोल्डर्स। मान के चलो ये जो आपको दिख रहा है, ये एरो वाला, ये शोल्डर है। यहाँ पे मैंने ये बता दिया, ये शोल्डर है और ये शोल्डर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये पांचों का। जैसा कि हम एक सर्टेन सिचुएशन मान लेते हैं कि ये कोई इंसान है, ये 5 लोग हैं, मान के चल रहे हैं। ये क्या कर रहा है ना, व्हेन वन पर्सन सिट डाउन, जब ये बैठता है तो ही पुल्स नाइबरिंग पर्सन टू सिट डाउन। ये अपने पड़ोसी को भी बोलता है बैठने के लिए ताकि बैलेंस बना रहे। व्हेन ही स्टैंड अप, जब ये स्टैंड अप होता है, खड़ा होता है इसमें से कोई एक, तो वो अपने नाइबरिंग पर्सन को बोलता है कि आप भी स्टैंड अप हो जाओ, खड़े हो जाओ। सो इट कीप्स अ मूविंग दैट वे ईच पर्सन हियर इज अंडरगोइंग अप एंड डाउन। मतलब कि यह हर एक पर्सन यहाँ पे क्या हो रहा है? अप एंड डाउन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। एंड दिस डिस्टर्बेंस इज प्रोपेगेटेड अलोंग लास्ट पर्सन। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये प्रोपेगेट कहां तक होता है? अगर पहला वाला कर रहा है ये भी लास्ट पर्सन तक जाएगा, ये भी करेगा तो लास्ट पर्सन तक जाएगा। ये इस तरह से प्रोपेगेशन हो रहा है। लेकिन जैसे इसको हम पार्टिकल के केस में देखेंगे तो पार्टिकल क्या हो रहा है? यहाँ पे अपने एक्सिस पे, मीन पोजिशन पे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन क्या हो रहा है? वो जो है ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल मूवमेंट किसका हो रहा है? एनर्जी का। मतलब कि डिस्टर्बेंस जो है सो क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसे हम वेव के केस में समझें, जैसे मान लो ये कोई रस्सी है, मतलब ये रोप है, इस पे वेव ऐसे चल रहा है। वेव का आगे काम है टाइम के साथ बढ़ते जाना। ये कोई मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा? जैसे जैसे वेव पास करेगा ये ऊपर नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये एक बार नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे करके ये जो है वेव स्ट्रिंग पे, रोप पे अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो करेगा। डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है रोप से। पार्टिकल ऑफ मोशन गोइंग टू एंड फ्रो ओनली इन द मेन पोजीशन। पार्टिकल लेकिन मेन पोजीशन पे क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो हो रहा है। बस ट्रांसफर किसका हो रहा है? एनर्जी का। डिस्टर्बेंस किसका हो रहा है? यहाँ पे एनर्जी का डिस्टर्बेंस, ना कि पार्टिकल का। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसी घटना को हम वेव कहते हैं। पार्टिकल अपने जगह पे ऑसिलेट करते रहता है, ना कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, वेव क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस वेव में क्रिएट हो रहा है। नेचर ऑफ वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 2 तरह का नेचर होता है। पहला होता है ट्रांसवर्स और सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है उसके बारे में थोड़ा यहीं से देखेंगे। हमने देखा कि जैसे जैसे वेव जो है पास आउट करता है, मतलब कि जैसे इस केस में हमने देखा कि ये एक दूसरे के साथ इसका शोल्डर कनेक्टेड था, तो क्या हो रहा था? यहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। तो हियर द वेव्स मूव स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन इनटू अनदर, मतलब ट्रांसमिट कर रहा है डिस्टर्बेंस, मतलब कि यहां तक प्रोपेगेशन हो रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये हो गया। अगर हम एक्सिस पे से देखेंगे आगे, तो पार्टिकल का मोशन जो उस पर्टिकुलर वेव को बना रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ये क्या करेगा? ये ऊपर नीचे जब ये होगा तो इस पे ये क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर हो रहा है। इसका मतलब इसे हम कुछ अलग तरीके से इसे ग्राफ में समझते हैं।
सपोज करो ये कुछ मान के चलो ये कोई स्ट्रिंग है इस तरह से, इस पर मान लो वेव ऐसे करके जा रहा है, तो कहने का मतलब पार्टिकल क्या हो रहा था, वेव आगे की तरफ बढ़ रहा था, पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऑसिलेशन अप एंड डाउन हो रहा था बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहां से कुछ ना कुछ तो ये डिस्प्लेस हुआ, वही डिस्प्लेस हुआ तो इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स अगर हमने माना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड होता है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है या नहीं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन एक्स है ये वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। और ये जो अप एंड डाउन हो रहा है पार्टिकल, ये क्या है, राइट एंगल बना रहा है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन पे, क्रेस्ट और ट्रफ के थ्रू। ट्रफ में भी आएगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, आप ऐसे देखो तो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा वेव पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेशन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मैंने इसे एक वर्ड में लिखा कि वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, या पार्टिकल ऑफ मीडियम गो टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन एट राइट एंगल्स या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रांसमिशन। जिधर वेव ट्रांसमिट हो रहा है तो ट्रांसमिशन का वेव किधर ट्रांसमिट हो रहा है, इधर से बढ़ते हुए ये एक्स डायरेक्शन की तरफ वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो इस तरह के वेव को बाबू हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो वाटर वेव आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह से होता है ट्रांसवर्स वेव। जैसे हम लोग पत्थर गिराते हैं उस पानी में, तो जो वेव क्रिएट होता है उसमें ट्रांसवर्स वेव हमें देखने को मिलता है। पानी में पत्थर गिराने के बाद उससे पहले तो नहीं वेव क्रिएट होगा, उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जो पार्टिकल क्या करता है, राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन का क्या है, ये है इलाका, ये है जगह। क्लियर होगा आपको ट्रांसवर्स वेव। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होता है जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि जिधर वेव प्रोपेगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी आपका प्रोपेगेट होता है। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो हमने उस केस में देखा यहां से यहां इसका शोल्डर कनेक्टेड था। अब मान लो ये एल्बो है इसका, ये वाला पोर्शन, ये देखो गौर से, ये मान लो एल्बो है, ये एल्बो कनेक्टेड है आपका एक दूसरे का, सबका एल्बो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इस केस में, अब से सो देखो, इन दिस केस देयर आर होल्डिंग ईच अदर थ्रू एल्बोज, फर्स्ट पर्सन पुशेज सेकंड पर्सन। ये पहला जो है पुश करेगा सेकंड को, सेकंड पर्सन साइड वाले को साइडवेज, एंड देन पुल्स देम बैक, और फिर वापस उसको खींचेगा। यू सी पुश एंड पुल मूवमेंट प्रोपेगेटेड टुवर्ड्स द लास्ट पर्सन। ये जो पुश और पुल का जो मूवमेंट हो रहा है वो किधर प्रोपेगेटेड या ट्रांसमिट हो रहा है, लास्ट पर्सन की तरफ, बैक एंड फोर्थ की घटना। इन हमने ट्रांसवर्स वेव के केस में देखा कि जैसे हमने शोल्डर से कनेक्ट किया कि हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ शोल्डर से कनेक्ट करके क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ईच पर्सन गोइंग अप एंड डाउन हो रहा है, पार्टिकल जैसे अप एंड डाउन हो रहा था वेव प्रोपेगेशन पे परपेंडिकुलर होके। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल के केस में क्या होता है, ईच पर्सन होल्डिंग थ्रू एल्बो के थ्रू एक दूसरे को होल्ड कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, इधर से उधर बैक एंड फोर्थ, अबाउट मीन पोजीशन। कहां पे, अबाउट मीन पोजीशन। डिस्टर्बेंस फिर इस केस में क्या हो रहा है, कैरीड फॉरवर्ड, मतलब डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बस इसमें केस क्या हो गया कि ये क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या हो रहा था, अप एंड डाउन, मतलब कि टू एंड फ्रो का मोशन हो रहा था। यही अंतर है। अब इस केस में क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल के केस में, तो चलो इसे हम समझते हैं। ये आपको शायद समझ हो गया होगा। मान के चलो ये कुछ इस तरह से, मान लो कोई ये स्प्रिंग है ऐसे करके, ये ऐसे इसे देख रहे हो आपको, ये कुछ स्प्रिंग दिख रहा है। यहां पे मैंने लिखा कंप्रेशन और इस वाले जगह को मैंने लिखा ये वाला रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन क्या होता है, जहां पे रिंग्स आर फार अपार्ट, ये रिंग जो है ये काफी अपार्ट रहे, मतलब कि अलग रहे, दूर रहे, फार अपार्ट। और कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन का हिंदी मतलब होता है संपीड़न, संक्षेपण, मतलब कि जहां पे क्राउडेड रहे, मतलब कि रीजन्स वेयर क्राउडेड टुगेदर, रिंग्स आर क्राउडेड टुगेदर, मतलब बहुत ज्यादा एकदम जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। और इसमें क्या है, फार अपार्ट, रेयरफेक्शन के केस में। तो बोथ क्या कर रहा है, मूव फॉरवर्ड कर रहा है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या कर रहा है, आगे की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसे ये फिर बढ़ते जाएगा, ये आप देखते जाओगे, ठीक है। इन दिस केस वेव मोशन इज इन वन डायरेक्शन। आप क्या देख रहे हो कि वेव मोशन क्या है, एक डायरेक्शन में है। मैं थोड़ा बहुत बेसिक से आपको क्लियर कर रहा हूं। एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर इन द डायरेक्शन, और पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है
जिस डायरेक्शन वेव जा रहा है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये घटना हमारा हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल हो रहा है। इसीलिए द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम कह सकते हैं आर इन द डायरेक्शन विच आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में होगा, है इस डायरेक्शन में, जैसा हमने ट्रांसवर्स के केस में देखा इधर हो रहा है, इसी तरह एक्स डायरेक्शन इसमें वेव का ट्रांसमिशन या प्रोपेगेशन हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल का क्या होगा, साउंड वेव जो हमारे मुंह से निकलता है, हमारे माउथ से जो निकलता है वो होता है साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव, मान के चलते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ट्रांसवर्स वेव का मतलब मैंने क्या बताया, जो स्ट्रिंग पे मूव करे, ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रिंग, ये होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर एन लैम्डा फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ वेव। लैम्डा वेवलेंथ है, वेलोसिटी बराबर एन लैम्डा। अब हम डायग्राम में आप ऑब्जर्व करो, तो जैसे जैसे मान के चलो वेव स्टार्ट होगा, हमने यहां पे ऑब्जर्व किया तो टाइम क्या था, 0 था। वेव स्टार्ट एंड रीच एट ओ, वेव यहां से स्टार्ट किया और ओ पे पहुंचा, और वेव पासेस थ्रू ओ और पी के माध्यम से वेव क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओ और पी क्या है, ये दोनों पार्टिकल है, मान के चलो ये पार्टिकल है। बहुत ही बात को ध्यान से सुनोगे आप। तो जैसे जैसे समय पास होगा, वेव आगे की तरफ क्या होगा, प्रोपेगेशन होगा। इजी है, ठीक है। और आप जानते हो कि O और P क्या करेगा, वेव पास करेगा तो O और P ऊपर नीचे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा वेव के पास होने पे, जैसा हमने ट्रांसवर्स में देखा। इसके थ्रू जब वेव पास होगा, हमने यहां पे मान के चलो ओरिजिन फिक्स कर दिया x बराबर 0, यहां पे मीन पोजीशन जहां पे है मान के चलते हैं, ओरिजिन फिक्स कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ O पॉइंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से, वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा। अब मान लो ये पार्टिकल यहां पे है, तब तो चलो टाइम 0 पे हमने ऑब्जर्व किया, तब मान के चलो ये पार्टिकल या मोलिक्यूल सपोज यहां पे या यहां पे है, तब आपका कितना इसका मान लो टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में। तो आप जानते हो कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से आप कैलकुलेट करो तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x है या y है मान के चलो, अपॉन t, तो t बराबर क्या हो जाएगा, x बाई वी। तो x बाई वी टाइम के बाद पार्टिकल कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा। क्लियर है। तो डिस्टरबेंस एट एनी टाइम t इज सेम एट p, जो डिस्टरबेंस O पर है एट टाइम t पे, वहीं p पर भी है। लेकिन p पर पहुंचने के लिए इसको कितना, x बाई वी टाइम ज्यादा लग गया, मतलब कि t प्लस एक्स बाई वी। ये आपको मैंने नीचे लिख दिया है, जो डिस्टरबेंस t प्लस एक्स बाई वी टाइम के बाद क्या पर p पर होगा। मतलब जो भी डिस्टरबेंस O पर है वही डिस्टरबेंस आपको p पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन आफ्टर x बाई वी सेकेंड्स, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा ना जी। तो डिस्प्लेसमेंट एट O एट एनी टाइम t इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट एट p एट टाइम t प्लस एक्स बाई वी। अब चलो मैं बेसिक से पूरा समझा रहा हूं इसको। डिस्प्लेसमेंट y एट p बराबर मैंने लिख दिया, ये इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट y को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं एट O एट टाइम t माइनस एक्स बाई वी। अब चलो इसको फिर से डायग्राम के देखो मान के चलो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे x बाई वी टाइम ज्यादा लग रहा है पार्टिकल को p पॉइंट पे t प्लस एक्स बाई वी। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये मीन पोजीशन पे जब आएगा, यहाँ पे जब रहेगा पार्टिकल जहां से हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो क्या ये t माइनस एक्स बाई वी नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको x बाई वी टाइम कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे x बाई वी टाइम ज्यादा लग गया, x बाई वी टाइम हमें यहाँ पे कम लगेगा, क्योंकि ये मान लो इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस में, अगर आप ऐसे भी समझो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इधर, तो ये हो गया माइनस एक्स बाई वी, इसको कम समय लगेगा पार्टिकल को। क्लियर होगा ये आपको? अब चलो अब इसे ऑब्जर्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एट ओरिजिन y बराबर ए साइन ओमेगा टी वाले फॉर्मूला में इसको हम रखेंगे ए साइन, ये वाला फॉर्मूला हमने रखा O पॉइंट पे निकाल रहे ना, ओरिजिन पे O पे, तो ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी मैंने रख दिया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये के एक्स क्यों हुआ? क्योंकि ओमेगा बाई भी ये जो मल्टीप्लाई होगा ये होता है एक कांस्टेंट हमने रखा, जिसे हमने इस इक्वेशन वेव की इक्वेशन के फॉर्म में बना दिया। यही होता है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्मूला, जिसे हम अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेव लेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस, सबके टर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि टी टाइम पे यहाँ पे है तो टी टाइम आफ्टर एक्स बाई वी टाइम के बाद यहाँ पर रहेगा टी प्लस एक्स बाई वी हो जाएगा। ये मैंने बेसिक से थोड़ा क्लियर किया, इसका जरूरत आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को समझने में लगेगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्ट्री के साथ साथ उसका हम इक्वेशन देखेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग, इसको हम 3 डायमेंशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में
जो है हर्ट्ज ने कंफर्म बताया लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन इस पर नींव मैक्सवेल साहब बहुत पहले रख चुके थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने बताया कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ध्यान दोगे आप इस बात को, लेकिन वो अगर कांस्टेंट मोशन में होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन वर्ड का मतलब आपको पता होगा कि जहां दोनों पॉइंट पर एक्सक्लेरेशन क्या हो, मैक्सिमम हो, और सेंटर पर एक्सक्लेरेशन क्या हो, मिनिमम हो। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, इसे मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, फिर मैं डायग्राम पे आऊंगा। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट करता हूं तो उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे उसके अंदर का जो चार्ज पार्टिकल होता है वो आपस में ऑसिलेशन मतलब एक्सक्लेरेशन करना स्टार्ट कर देता है। एक बेसिक सा बात मैं बता रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता है। दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हीट रह ही जाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल अपने पोजीशन पे क्या करता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करता है। बस एनर्जी का ट्रांसफर होता है किधर? वेव के डायरेक्शन में। यह आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहते हैं कि यह एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से बना होता है। यह हम थोड़ा बेसिक से इसको जान रहे हैं, ठीक है। और यह क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्ट्री क्या है? फैराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट स्टडी of electromagnetic induction concluded that a magnetic field changing with time at a point produces an electric field at that point. मैक्स फैराडे ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बहुत पहले ये बात बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, कहने का मतलब समय के साथ चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेस पे प्रोड्यूस करता है, जैसा हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। उसके बाद श्रीमान मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा? मैक्सवेल 1865 ईस्वी में आके उन्होंने बताया देयर इज ए ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। मतलब एन इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज करे तो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ये हुआ चेंज इन अदर फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, विथ टाइम प्रोड्यूसेज अदर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज किया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक फील्ड दूसरे फील्ड को क्या करेगा? मतलब प्रोड्यूस करेगा समय के साथ वेरी करने पे। ये बताया बात मैक्सवेल ने। इसी से मैक्सवेल का 4 इक्वेशन भी दिया गया था जिसे हम मैक्सवेल 4 इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए कि ये आइडिया मैक्सवेल को आकर्षित किए कि वो इस बात पे निष्कर्ष निकालें कि वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेज। इस पर बात करेंगे हम लोग क्या होता है डायग्राम के माध्यम से। और डिस्टरबेंस, आप जानते हैं कि डिस्टरबेंस के पास क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है वेव का जो ट्रैवल करता है स्पेस में विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। जैसा हमने वेव में जाना कि बिना पार्टिकल को डिस्प्लेस किए हुआ मैटर को ट्रांसपोर्ट किए वो क्या कर रहा है? वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कि डिस्टरबेंस को क्या कर रहा है? वो आगे बढ़ा रहा है। तो यही घटना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी देखने को मिलता है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन भी वेरिएशन को बोल सकते हैं। मतलब कि साइमल्टेनियसली ऑपरेट करे, वर्क करे एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हम आगे उसे समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पिक्चर भी देख रहे होगे और स्क्रीन पे आपको एक क्लिप शो हो रहा होगा, उसमें आप देखोगे कि क्या हो रहा है। ये मतलब ऐसे करके कुछ आपको देखो, ये प्रोपेगेशन हो रहा है। अगर मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन y के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड z के डायरेक्शन में है, मान के चलो ये x एक्सिस के तरफ क्या होगा? तब डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? z के अलोंग होगा, परपेंडिकुलर। और प्रोपेगेशन किधर होगा? ट्रांसमिशन x के अलोंग होगा। मतलब क्या हुआ? ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ना, ई बी, ये ई जो है ये बी पर परपेंडिकुलर है और ये वापस एक्स पर भी परपेंडिकुलर है। मतलब ई बी और एस तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं। अगर आप इसे राइट हैंड रूल से देखो, आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो क्रॉस प्रोडक्ट से, ये आपका ई वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, तो आपको राइट हैंड किधर देगा? ये देगा आपको रिजल्टेंट एस वेक्टर। मतलब कि ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जिधर आपका वेव क्या हो रहा है?
ट्रांसमिट हो रहा है, वेव आपका क्या हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से हमने निकाला तो E क्रॉस B जो है वो हमें दे रहा है परपेंडिकुलर S वेक्टर। ये दोनों परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन का। वेव प्रोपेगेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो आपको क्लिप में शो हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में आपको वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। अब आप स्क्रीन पे देखो कि क्लिप में शो हो रहा होगा, साथ साथ यहाँ पे आप नीचे इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो डायग्राम में, ये वेव प्रोपेगेशन हो रहा है। मतलब कि इसे किसी भी मीडियम का जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वैल्यू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4.10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। और आपको परमिएबिलिटी में क्या होता है 4.10⁻⁷ वेबर ए इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, मैक्सवेल ने बताया रेडियो वेव, एक्स रे, गामा रे, मैंने इससे पहले बेसिक में भी बताया इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट जो है सो अगर वहाँ पे ओजोन लेयर ना रहे तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर पे ज़्यादा सीधे पड़ जाएगा। उसे किसी भी तरह के मीडियम का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब चलो, हर्ट जो है 1888 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंफर्म कर दिए, कहाँ पे, लेबोरेटरी में, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ लगभग 6 मीटर है। उसके बाद 1895 में इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया और जिसका वेवलेंथ आपको 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर बताया, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सिर्फ लेबोरेटरी तक ही सीमित रह गया, मतलब कि कन्फाइंड रह गया। उसके बाद 1899 में गायलाइल्मो मार्कोनी करके कुछ नाम था उनका, वो आए और वो पहले पर्सन थे जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अप टू अ फ्यू किलोमीटर एस्टैब्लिश, और उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश किया अक्रॉस इंग्लिश चैनल, और जिसका डिस्टेंस आपको 50 किलोमीटर लिमिट रखा गया। हम लोग दूर दराज फोन पे कैसे बात कर लेते, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खेल है। तो सभी अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग तरह का थॉट हमें देखने को मिलता है। अब हम चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइट वेव E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस kx, इसी वाले फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने प्रोग्रेसिव वेव में देखा। a की जगह पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx सब कुछ सेम है। और ये निगेटिव साइन का क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये -x डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कि ट्रैवल कर रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है, ऑसिलेट ना, ऑसिलेट तो मीन पोजीशन पे होगा। ये -x डायरेक्शन में इधर को हमने देखा, ओरिजिन पे ऑब्जर्व किया था ना, तो इसीलिए ना यहाँ पे -k आया था। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस x/c लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओमेगा बाई सी क्या होता है, k कांस्टेंट हमने माना था, तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 से आप फिर ऑब्जर्व करोगे E0 साइन ओमेगा और t माइनस k बाई ओमेगा हमने लिख दिया, ओमेगा कॉमन लेके ओमेगा से हमने डिवाइड कर दिया, इसको फिर कुछ अलग फॉर्म में हमने लिख दिया। ये हमारा एक इक्वेशन और आ गया, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अलग अलग फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन 2 से आप ऑब्जर्व करो, अब क्या होगा कि इस 2 से हम निकाल रहे हैं, तो E बराबर E0 साइन हो जाएगा ओमेगा t माइनस 1/c इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं 2 को। यही जो होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन। इसी तरह साइनोसॉइडली सिंक्रोनाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लिया x डायरेक्शन में, उसी तरह हम लोग z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही इसको लिख दिए मैग्नेटिक फील्ड को bz, मतलब z डायरेक्शन में B0 साइन ओमेगा और t माइनस x/c या 1/c इंटू एक्स, आपको जो मन हो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि साइनोसॉइडली एक साथ वो सिंक्रोनाइज कर रहा है, वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये सबसे पहली बात तो मैंने बताया था कि नेचर में ट्रांसवर्स होता है और ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करेगा, लेकिन कहां पे, आउटर स्पेस में। ये नॉन मैकेनिकल होता है, जिसे किसी भी तरह का मीडियम का जरूरत नहीं है इसके ट्रैवल के लिए, इसके प्रोपेगेशन के लिए।
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c बराबर 1/√μ0 मतलब इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू ये आ जाएगा 3 लाख मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू आ जाएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये बताया किसने? मैक्सवेल ने सन 1864 ईस्वी में, इन 1864। उसके बाद ये S बराबर E क्रॉस H क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था, स्क्रीन पे फिर से आपको दिख रहा होगा, ये S वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, ये इधर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, ये E हो गया, ये B हो गया, तो E क्रॉस H बोलो या E क्रॉस B बोलो, ये परपेंडिकुलर है किसके? S के। तो S बराबर E क्रॉस H, हम क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल से इसको निकाल के मैंने बताया। यही काम आपको पॉइंटिंग वेक्टर में भी हमें देखने को मिलता है, जो पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। और इस पर आप लास्ट लिखोगे कि इसका एग्जिस्टेंस 1888 ईस्वी में कंफर्म किया था हर्ट्ज ने लेबोरेटरी में। बस इस पर नींव रख दिया था मैक्सवेल ने, लेकिन इसको कंफर्म किया हर्ट्ज ने 1888 ईस्वी में। यही था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्ट्री, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, वेव के बारे में हमने जाना। हमने आज के वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में सीखा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत रहने वाला है। यहां से आपको वेव चैप्टर का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो।